दोस्तों, अगर आप बाज़ार में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है एक अच्छी एडवाइस और भरोसेमंद सर्विस। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी का दिन, जबकि भारतीय बाजारों के अंदर जो शुरुआती रफ्तार थी वो थोड़ी धीमी पड़ी और उसके बाद दोबारा जब रफ्तार आई तो दिन के ऊपरी स्तरों पर इंडेक्स को लेकर गई और डे हाई के आसपास इंडेक्स बंद हुआ। 16,133 ये इंडेक्स का क्लोजिंग जोन रहा, जो कि अपने हाईएस्ट एंड के आसपास इस रेंज पे इंडेक्स जाकर बंद हुए। दरअसल इस पूरी रेंज में 15,950 का एक लेवल ब्रीच करने के बाद 16,200 250 का जोन जो कि निफ्टी देख रहा है। 16,250 16,200 वो जोन है जहाँ पर मेजर कॉल राइटर्स एक्टिव हैं। तो 16,000 फिर 16,200 ये कॉल राइटिंग जोन था। 16,000 पार हुआ, 16,000 के बाद एक बढ़िया मूव आया, 16,133 तक ले आया। अब 16,200 16,250 के आसपास थोड़ा थकेगा, अगर कोई बहुत बड़ा गैप मिल गया तो बात अलग है, लेकिन सो फार मार्केट ये मान के चल रहा है कि 16,250 के आसपास थोड़ा बहुत थक सकता है बाजार। उसे ब्रीच करने की सूरत में ये तेज़ी बहुत बढ़िया और बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकती है। नीचे 15,950 जिसको जानकार एक सपोर्ट के तौर पे अब मान रहे हैं, तो 16,000 15,950 ये वो जोन्स हैं जो कि एक सपोर्ट के तौर पे मार्केट एटलीस्ट नियर टर्म में देखेगा। तेज़ी ब्रॉडर बेस थी। आज फिर मिड कैप में खरीदारी थी, स्मॉल कैप में खरीदारी थी, दोनों डे हाई के आसपास जाके बंद होते हुए दिखाई पड़े। एक बढ़िया मूव जो आज मार्केट में देखने को मिल रहा था वो दिखाई पड़ेगा आपको रियल स्टेट में, लास्ट आवर में मेटल में। इसके अलावा एक अच्छी तेज़ी थी आज अक्रॉस द वर्ल्ड पीएसयू बैंकिंग बास्केट में। इनफैक्ट 3-3.5% के आसपास ये पूरा इंडेक्स कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। रियल स्टेट स्पेस से इंडिया बुल्स रियल स्टेट, लोधा डेवलपर्स, फिनिक्स, प्रेस्टीज जैसे नाम जो कि तेज़ी में कामकाज कर रहे थे। और उसके अलावा आज बढ़िया मूव था मेटल में। लास्ट आवर में वो चाइना की तरफ से कुछ खबर आई थी पैकेज अनाउंस करने को लेकर, जिसको मार्केट ने बहुत तेज़ी से लिया। तो टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को, नाल्को ये सभी शेयर एकदम से मूव में आ गए। इसके अलावा इंडिविजुअली टाइटन एक अच्छे नंबर्स का Q1 का नंबर आया और उसके बाद शेयर में बढ़िया तेज़ी रही, 5-6% के आसपास का उछाल वहाँ देखने को मिला। और ब्रॉडर बेसिस मार्केट में आज तेज़ी थी, तो आपको ठीक ठाक नाम दिखाई पड़ी जाएंगे जो कि तेज़ी में कामकाज करते हुए दिख रहे थे। हाँ, एक एक करके कुछ मार्केट के अगर रैप की बात की जाए तो आज सबसे पहले 4 हफ्ते के ऊपरी स्तरों पर इंडेक्स बंद हुआ। बीएससी के सभी सेक्टर में तेज़ी रही। मिड कैप स्मॉल कैप में लगातार तीसरा दिन जबकि एक अच्छा मूव था। मेटल, रियल्टी, बैंकिंग जोरदार तेज़ी के साथ कामकाज करता और बैंकिंग में भी इंडिविजुअली पीएसयू बैंक जो कि ज़्यादा तेज़ रफ्तार में कामकाज कर रहे थे। ऑटो, आईटी, फार्मा इन तीनों शेयरों में भी या तीनों इंडिसेस के अंदर भी एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। सेंसेक्स 450 अंक चढ़ा, निफ्टी 150 अंक चढ़ा, निफ्टी बैंक करीब करीब 600 अंक चढ़कर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स 368 अंक चढ़ा। निफ्टी के 50 में से 38 शेयर तेज़ी में रहे, सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयर तेज़ी में रहे और निफ्टी बैंक के सभी 12 के 12 शेयर जो थे वो तेज़ी के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। तो ये एक पूरा मार्केट का रैप है, क्योंकि आज एक्सपायरी भी थी तो इसलिए शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर कर गए। अब कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, देखते हैं कि मार्केट कैसे काम कर रहा है। लेकिन एक दो जो जानकारों से बातचीत हुई है वो ये कह रहे हैं कि एफआईज का फ्लो लौटा है वापस थोड़ा थोड़ा डेस्क के अंदर, और कुछ गोल्डमैन सैक्स की तरफ से या कुछ बड़े सिंगापुर बेस्ड फंड्स की तरफ से यहाँ पर खबरें हैं मार्केट में कि शायद बाइंग होते हुए दिखाई पड़ रही है उनकी डेस्क की तरफ से। तो इस तरह से शायद फ्लोज इसीलिए वापस मार्केट में पिकअप करते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, शुरुआत करेंगे अब हम सवाल जवाब के सिलसिले की, लेकिन सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करने से पहले कल एक सवाल दीक्षित साहब ने पूछा था, वो था कैपिटुलेशन ऑफ डाउनसाइड ऑन अ स्टॉक। अच्छा, इसको ऐसे समझ लीजिए सर, से फॉर एग्जांपल कोई शेयर है जो 100 रुपये के आसपास है। मिसाल के तौर पे आप इंडिया बुल्स को ले लीजिए, ये बेस्ट फिटेड दिख रहा है सो फार। तो 120 रुपये के आसपास ये शेयर टूटना शुरू हुआ 130 रुपये से, जो लास्ट क्वार्टर के नंबर थे, और टूटते टूटते 60 रुपये की रेंज में आ गया। एक ऐसा जोन आ जाएगा जहाँ पर रिटेलर थक जाएगा स्टॉक में और वो बिल्कुल ही गिव अप कर देगा कि अब ये नहीं चलेगा, और वो गिव अप का जोन होगा मासिव वॉल्यूम के साथ इसका सेल ऑफ। उसको दो तरह से जानकार रीड करते हैं। कैपिटुलेशन होता है कि एक ही मात्रा में एक ही जगह पे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर आपने सरेंडर कर दिया। लेकिन दूसरी तरह से जानकार उसे ये मानते हैं कि यहाँ रिटेलर अब थक चुका है, वो निकल गया है, एग्जॉस्ट हो गया है। तो एग्जॉर्शन का जो पैटर्न, जिसकी गाबा सर अक्सर बात करते हैं, वो पैटर्न वहाँ बन रहा है और वहाँ से वो पिकअप करना शुरू करेगा कि वहाँ से अब उसे वो लोग पकड़ेंगे जो वीक हैंड्स को निकालना चाह रहे थे। तो दोनों तरह से इसमें रीड किया जाता है इसको टेक्निकली। लेकिन यूजुअली एक जगह पर, जो जैसे बादल फटता है, एक जगह पर एक ही समय पर बहुत सारे वॉल्यूम के साथ कोई सेल ऑफ कर दे तो उस जगह पर एक बड़ा वॉल्यूम क्रिएशन, फिर उसके बाद कंसोलिडेशन है, पिकअप के बाद वापस मूव, ये 3-4 फेज उसके बाद बनते हैं। ये टेक्निकली इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन आमतौर पे एक जगह पर कहीं ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा अगर शेयरों का निकाल दिया जाए विद वॉल्यूम,
तो जहाँ रिटेल अपना पोजीशन ईज आउट कर दे उसको आप इस तरह के टर्म में यूज़ कर सकते हैं। हम इसे एग्जॉशन के तौर पे आम तौर पे जानते थे, इसीलिए कल ये सुना तो अजीब लगा, बहुत साल पहले पढ़ा था। खैर, अच्छा, अब लौटते हैं और शुरुआत करते हैं बाकी सवालों की जिन पर आप जवाब लेना चाह रहे होंगे। पहला सवाल जो मेरे पास है आज वो है FI कमिंग बैक। मिश्रा साहब, ये बात सही है कि FIs आ रहे हैं। मतलब आज एक डेस्क के बंदे से, डेस्क होता है जो इंस्टीट्यूशनल डेस्क होता है जो सौदे पंच करते हैं, तो उनसे बात हो रही तो उन्होंने कहा था कि हाँ, कुछ सेलेक्टिव FIs की तरफ से सौदे पड़ने शुरू हो गए हैं सिंगापुर और बाकी एरियाज से। और वैसे भी एक लेवल पर आकर FIs कहीं तो बाय करेंगे ही, तो थोड़ा थोड़ा बाय तो हो रहा है, लेकिन वो एक सेलेक्टिव फंड की बाइंग है क्योंकि उन्होंने फंड रेज किया था तो उनको करना पड़ रहा है। अब वो रेगुलर पैटर्न है कि एक ट्रांजिट पैटर्न है, अभी कहना मुश्किल है कि वो इमीडिएटली पूरा मतलब हमेशा ही रहेगा या बाय करना ही शुरू हो गए हैं या फिर अभी थोड़ा बहुत बाइंग है, कुछ कंफर्मेशन नहीं है, तो अभी इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत बाइंग जो है वो FIs जैसे होनी शुरू हो चुकी है। ओके, आगे बढ़ते हैं और सवाल है, प्लीज़ गिव अ रिव्यू अबाउट थायरोकेयर, बॉट 52 शेयर एट लेवल ऑफ 1022। अनिरुद्ध साहब, जब तीनों कंपनियों का आप कंपैरिजन करोगे जिसमें डॉक्टर लाल, मेट्रोपोलिस और थायरोकेयर आते हैं, तो उसमें वैल्यूएशन वाइज सबसे सस्ता थायरोकेयर है। ओनरशिप भी चेंज हुई थी लास्ट अराउंड 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर पहले इनकी पेरेंट की तरफ से। मेजर डोमिनेंस स्पेस में डॉक्टर लाल पैथलैब की है, सेकंड इज़ मेट्रोपोलिस, थर्ड इज़ थायरोकेयर। साइज वाइज भी छोटा है, लेकिन वैल्यू वाइज भी ये दोनों 50 के मल्टीपल पे थे, तब वो 27 के मल्टीपल है, जो मेरी याद कहती है। ब्रेकअप अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू वाइज नॉर्थ में डोमिनेंस है डॉक्टर लाल की, वेस्ट में शायद डोमिनेंस है थायरोकेयर मेट्रोपोलिस की, और ईस्ट में और साउथ में डोमिनेंस है थायरोकेयर की। लेकिन मोर लेस सब ऑलमोस्ट बराबर ही डोमिनेंस रखते हैं। ये स्पेस अच्छा है, लेकिन इसमें तब तक सिचुएशन ठीक है जब तक हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पे लोग डील कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कोविड के टेस्टिंग था, वो लो मार्जिन प्रोडक्ट था, तो वहाँ पे उनके रेवेन्यूज हिट कर रहे थे। अभी हाई मार्जिन वापस रेगुलर जैसी होंगे तो हाई मार्जिन प्रोडक्ट हो जाएंगे इनकी जो रेगुलर टेस्टिंग होती है। लेकिन वो टाटा 1 mg का जो एक प्लान बीच में आया था 1000 रुपये में पूरी टेस्टिंग या 100 रुपये में पूरी टेस्टिंग काइंड ऑफ, वो इनके लिए एक थ्रेट बन सकता है। अगर इस तरह की ईज आउट होके सर्विसेज आ गई तो इनके मार्जिन हिट होंगे वहाँ पर। ये कुछ अपडेट है सेक्टर को लेकर। हैविंग सेड दैट, सेक्टर ठीक है, लेकिन प्लेयर वाइज थायरोकेयर ओके प्लेयर है। आप कोई बहुत बड़ा फायरवर्क ना करें, कंसीडरिंग इतनी बड़ी तेज़ी में दिखा चुका है, तो हायर लेवल से लेकिन 50-60% के आसपास ईज आउट हो चुका है, तो बहुत कुछ खोने के लिए तो एटलीस्ट नहीं है इसमें। तो पाने के लिए कितना कहना मुश्किल है, लेकिन खोने के लिए बहुत कुछ नहीं है, तो आप उस हिसाब से अपनी रणनीतियाँ डिसाइड कर सकते हैं। ओके, ट्यूब इन्वेस्टमेंट। सचिन साहब, कल एक बात हो रही थी एक जानकार से, तो उन्होंने ये बात मेंशन की थी कि वैसे भी पहले तो इस कंपनी का बैकग्राउंड ही समझ ली कि मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। ये वही मुरुगप्पा ग्रुप है जिनकी सबसे पुरानी कंपनी जो है वो 1700 साल, मतलब 1700 ईयर 1712 में बनी थी। EID पैरी की मैं बात कर रहा हूँ, इतना पुराना ग्रुप है। तो ग्रुप अच्छा है, कंपनी अच्छी है, इंजीनियरिंग स्पेस में कंपनी कामकाज करती है। जो साइकिल आप यूज़ करते हैं हरकुलिस की, वो ट्यूब बनाता है, वो हरकुलिस साइकिल नहीं बनाता है, वो ट्यूब बनाता है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट के अंडर में आती है वो। अच्छा, ये बिज़नेस जो है इनका खाली साइकिल में ही नहीं है, कंपनी EV में भी है, जिसकी सब्सिडरी CG पावर है, और CG पावर के नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो CG पावर स्टैंड लोन बेसिस पे भी अच्छा कर रही है और ट्यूब इन्वेस्टमेंट कंसो बेसिस पे भी अच्छा कर रही है, इसलिए शेयर ने आई काट रहा है। ये होल्ड करने लायक स्टफ है, लेकिन आपको टाइम बढ़िया देना पड़ेगा। क्वालिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अगर नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है, और अगर आप समय दे देंगे तो और ज़्यादा बेटर है। तो इन दोनों चीज़ों को ही अगर आप एकोमोडेट कर पा रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में या अपने हिसाब से, तो आप ज़रूर इसके अंदर अपनी पोजीशन ले सकते हैं। वैसे कंपनी को खराबी नहीं है, जो ब्रोकर हाउस टारगेट थे वो सब अचीव हो चुके हैं। इस क्वार्टर के नंबर्स पे CG पावर के और ट्यूब इन्वेस्टमेंट के दोनों पे आप नज़र रखिएगा, क्योंकि उनके नंबर्स के हिसाब से ही आगे की दिशा तय होते हुए दिखाई पड़ेगी। अच्छा जी, जुबिलेंट फूड, दीपक सर, ये आज कौन, प्रशांत सावंत हमारे साथ जुड़े थे। 600 रुपये के तो टारगेट उन्होंने इमीडिएटली दिए हुए हैं इसमें, लेकिन हाँ, नीचे के दाम पे अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेटर सिचुएशन है। कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरी है ये, और टाइटन के नंबर में उन्होंने बात रिफ्लेक्ट कर दी। कंजम्पशन जो है वापस प्री कोविड जोन 2 साल के सबसे हाईएस्ट जोन पर आया, इसीलिए वो शेयर इतना चला भी है। तो अगर जेम्स एंड ज्वेलरी कंजम्पशन इस तरह का हो सकता है, लोगों की खर्चने की कैपेसिटी वापस आ गई है, तो बाकी कैपेसिटीज़ भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ ही जाएंगी। तो जुबिलेंट फूड
का ये एक अच्छा चीज़ है। एक ही फ्लॉ यानी 2 या 3 फ्लॉ है। पहला, इनपुट कॉस्ट बड़ी है, वीट, शुगर और मिल्क, ये तीनों इनकी बेसिक प्रोडक्ट है। चीज़ के लिए 2000 करोड़ का चीज़ यूज़ कर डालते हैं ये लोग साल भर में। उसके अलावा वीट और शुगर, ये इनके लिए मेजर इनपुट प्रोडक्ट है जिनके प्राइसेस 30% बढ़ गए थे पिछले क्वार्टर में, ये इसी क्वार्टर में। तो वो थोड़ा ईज आउट हुए हैं, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या इम्पैक्ट आता है वो देखना मुश्किल है, अभी नंबर में रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा, नया CEO का चयन, जो 2 बार बदलाव हो चुका है। कौन नया CEO आएगा, किस तरह गेम चेंजर बनेगा, ऑनलाइन कारोबार कैसे एक्सपैंड करेगा, यहाँ से कंपनी को कैसे आगे लेके जाएगा, ये कुछ क्लैरिटी कंपनी अभी ज़रूरत है उसकी। तो वो इस कॉल के नंबर्स में, इस नंबर्स के बाद जो कॉल होंगी उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। तो सो फार आपकी पोजीशन ठीक ठाक है, बने रहिए, कंपनी अच्छी है, लेकिन कुछ चीज़ों पर सफाई मिलती रहे तो शेयर भी बढ़िया चाल दिखा सकता है। ओके, सजेस्ट सन फार्मा 100 क्वांटिटी बाय 660 रुपये। पटेल साहब, मतलब एज ऑफ नाउ तो मुझे कोई कंसर्न दिख नहीं रहा, भाव से ऊपर ही आपका ट्रेड कर रहा है शेयर, कंपनी भी ठीक ही है, देश की लार्जेस्ट फार्मा कंपनी है, बने रहना ज़्यादा बेटर है। मतलब फार्मा में अगर आप स्टोरी ढूंढ रहे हैं तो, और ये दाम से नीचे, मतलब अगर इसमें बस 2 ही 3 चीज़ें थी कि लास्ट टाइम 950 रुपये के आसपास एक बायबैक था, सन 2008 की मैं बात कर रहा हूँ, उसके बाद वो भाव आया ही नहीं, बहुत टाइम तक टूटा रहा, फिर दोबारा चला और उस भाव के आसपास आया, फिर वापस नीचे आ गया। तो अब लग रहा है कि कुछ स्टीम बन रही है, और इसमें मतलब ये भी भारतीय हीरो मोटोकॉर्प की तरह ऐसा शेयर है जो कि है अपना लार्जेस्ट प्लेयर, लेकिन परफॉर्म वैसा नहीं कर पा रहा है। तो कंपनी ठीक है, अब बने भी रह सकते हैं अदरवाइज़, लेकिन स्टॉक परफॉर्म करेगा नहीं, ये अब नंबर देखने के बाद ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी इसमें, क्योंकि विद टाइम इसको परफॉर्म करना चाहिए था, जो इसने अब तक नहीं किया है फार्मा की तेज़ी में भी। तो आप उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाए, अगर आप में पेशेंस है तो आप ज़रूर बने रह सकते हैं, लेकिन कंपनी के अंदर एटलीस्ट ऐसा कोई खास खराबी तो नहीं दिख रही है। वो रैनबैक्सी वाला इशू जो विद टाइम चल रहा है, वही एक लौता इशू है जो उनके साथ चला ही जा रहा है काफ़ी सालों से, उसमें भी कोई ऐसी बड़ी डेवलपमेंट नहीं है जो बड़ा डैमेज हो, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ सब कुछ डिस्काउंटेड है उसी में ही। तो सो फार तो बने रहने ज़्यादा बेटर रणनीति है। अच्छा जी, शुड आई कीप टाटा मोटर्स एंड जेंसार टेक? डिपेंड सचदेव साहब, टाटा मोटर मतलब जेनटेक के लिए तो 290 रुपये का जोन ध्यान रखिए, 270, 90, 80 ये वो जोन है जहाँ पे पहले SBI का एक ब्लॉक हुआ था, जहाँ पे जेंसार के प्रमोटर ने माल बेचा था और SBI ने माल एंटर किया था। तो वो जोन बहुत अच्छा जोन है माल एक्यूमुलेट करने के लिए, क्योंकि फंड जब एंटर कर सकता है उस दाम पर तो आप भी आराम से कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी तो अच्छी है ही, गोयनका ग्रुप की कंपनी है, तो वो जेंसार के लिए अच्छा जोन है, IT मेजर है और कोई ऐसा इशू है नहीं कि आप निकल जाए उसमें से। नंबर्स आएंगे ही इस क्वार्टर के, उससे क्लैरिटी आई जाएगी। रही बात टाटा मोटर की, उस पर डिपेंड करता है आपने किस भाव पे खरीदारी कर रखी है और क्या आप एवेन्यू लेकर चल रहे हैं, क्योंकि टाटा मोटर चला बहुत है। आप नीचे के दाम पर हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं, ऊपर के दाम पर हैं तो बने रहेंगे, मेरे बेच बोलने से बेच तो देंगे नहीं, लेकिन बने रहना भी ज़्यादा बेटर है। मतलब पैसेंजर व्हीकल स्पेस की देखिए, ऑलरेडी इतनी बड़ी बिकवाली देख ली आपने, ऑलरेडी शेयर इतना नीचे आ चुके हैं, यहाँ पर पैनिक में आके बेचने का कोई औचित्य नहीं है। बेटर है कि एटलीस्ट थोड़ा बने रहिए, सिचुएशन देखिए, 2 क्वार्टर के नंबर देखिए, जो चीज़ रैशनल थी वो लॉजिकल हुई कि नहीं हुई, उससे आइडिया लग ही जाएगा आपको। अब 100 रुपये की चीज़ की वैल्यू 500 रुपये हो जाएगी, कहीं टूट के वो 300 रुपये हुई, तो भाव जो अर्निंग आएगी उससे क्लियर हो जाएगा ना कि वो 300-250 डिजर्व करती है कि नहीं करती। अगर डिजर्व करती है तो बने रहिए, अगर नहीं लगती है, नहीं करते, कभी कोई तो ये होता है कि 500 डिजर्व करती है तो वैल्यू अनलॉकिंग शुरू हो जाएगी फिर से। तो थोड़ा समय दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। एटलीस्ट अर्निंग से आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी सही पेज पर आप हैं कि नहीं है। तो 2 हफ्ते की बात और नहीं है, वेट कर लीजिए। टाटा मोटर्स, जेंसार टेक दोनों केसेस में कंपनियां ख़राब नहीं है, हालात थोड़े ख़राब है, ठीक है, मैनेज जाएंगे। नंबर्स के बाद ब्रोकरेज आएंगे, कॉल होंगी, बहुत कुछ रास्ते मिलेंगे उसके बाद। फाइज़र, दास साहब फाइज़र मतलब कंपनी में तो मतलब मल्टीनेशनल जाइंट है, दुनिया की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी की सब्सिडरी इंडिया की। चलता स्लो है, इसको US में भी ज़ॉम्बी स्टॉक बोलते हैं क्योंकि ये धीरे धीरे चलता है, तो यहाँ पर भी ये धीरे धीरे चल रहा है। बीच में चला था 5500, 5000, 6000 तक भी पहुँच गया था, फिर वापस ईज आउट हो गया। रही बात अब कंपनी को होल्ड करने की, तो देखिए सो फार तो ये डिविडेंड देगी, अच्छा डिविडेंड देगी, तो डिविडेंड के हिसाब से आप बैठे रहिए। कुछ नहीं कर रही तो डिविडेंड तो मिल ही रहा है, और डिविडेंड देने वाली कंपनी को एटलीस्ट आप ख़राब कैटेगरी में नहीं डाल सकते, क्योंकि डिविडेंड दे रही है, वो कैश जनरेट कर रही है, जो अपने केपेक्स को पूरा करने के बाद भी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है बतौर डिविडेंड, तो ख़राब कंपनी तो नहीं है। अब नहीं चलता शेयर या स्लो चलता है शेयर, वो एक अलग कंसर्न है। आपके पास ऊपर के दाम पर हैं, थोड़ा नीचे मिल रहा है और ऐड कर लीजिए, आपका ईल्ड बेटर हो जाएगा। ईल्ड कैसे बेटर हो जाएगा? मान लीजिए 100 रुपये का शेयर है, 7 रुपये डिविडेंड देता है तो 7% ईल्ड बैठती है। वही 100 रुपये का शेयर अगर 50 रुपये आ जाएगा तो ईल्ड भी 14% हो जाएगी ना।
क्योंकि आप तो वही डिविडेंड तो 7 रुपये मिलेगा। तो ये चीज़ की वजह से आप उसको अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। तो ये हिसाब से आप स्टॉक में अगर जाना चाहते हैं तो आप बने रह सकते हैं, लेकिन कंपनी में सच मल्टीनेशनल जाइंट है, तो सो फार तो कोई क्वालिटी को लेकर कंसर्न नहीं है। वो बीच में फैंसी थी तो थोड़ा ज़्यादा चला था जब वो दवा ववा का अप्रूवल आ रहा था इनका तब, लेकिन अदरवाइज डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक है, आप बने रहें तो ज़्यादा कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। डिविडेंड तो मिलता ही रहेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देयर इज़ नो ग्लोबल न्यूज़, देयर इज़ रिसेशन फियर, स्टिल मार्केट इज़ अप, व्हाई? अनिल सर, मार्केट पहले से हर चीज़ डिस्काउंट करता है, ये तो आप समझते ही होंगे। तो अगर पहले से डिस्काउंट करता तो शायद उन्होंने डिस्काउंट कर लिया होगा ना ग्लोबल रिसेशन तो, जो गिरावट आ रही है। और अगर नहीं किया तो थोड़ा बहुत और करेगा अगर कुछ और नया इवेंट आता है तो। क्रूड की तेज़ी थी तभी ये बोला जाता है बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड है, क्रूड की मंदी है तो बोला जा रहा है बहुत तेज़ रिसेशन है। तो कहीं तो कोई सही होगा, या तो तेज़ी वाला सही होगा या मंदी वाला सही होगा, वरना एवरेज मान लेते हैं तो उनका एवरेज है 160, अभी का एवरेज है मान लीजिए 40-50, तो बीच में कहीं 80 के आसपास एवरेज बैठता है। वहाँ क्रूड आए तो कंफर्टेबल दोनों है ना। हैविंग सेड दैट, अगर आप डिमांड देखेंगे तो टाइटन के नंबर प्री कोविड जोन पर हैं, कल्याण ज्वेलर्स के नंबर प्री कोविड जोन पर हैं, शोभा के नंबर अच्छे हैं, अजमेरा के नंबर अच्छे हैं, रियल स्टेट के नंबर अच्छे, इवन डी मार्ट के नंबर अच्छे हैं। तो ये नंबर अच्छे अगर आ रहे हैं तो इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी तो ठीक ही दिख रही है सो फार। ग्लोबल रिसेशन अगर आ रहा है तो आने दीजिए, देखते हैं कितना हद तक नीचे लेके आता है मार्केट को। और अगर नीचे आ रहा तो ऑब्वियसली बात है सेल लगी है, बढ़िया, आप सेल में शेयर लीजिए, क्या दिक्कत है। तो डिपेंड करता है आप देखना क्या चाह रहे हैं उसके ऊपर। मंदी भी यही है, तेज़ी भी यही है, अब आपका जो नज़रिया है वो आप पिक कर लीजिए। ऑब्वियसली बात है, बूफे लगा है ना, आप क्या उठाना चाहेंगे खाने में वो आपकी चॉइस है। तो रियलिस्टिक पिक्चर ये है कि हाँ क्रूड नीचे आ रहा है वो बेटर है। रियलिस्टिक पिक्चर ये भी है कि डॉलर मजबूत हो रहा है, वो हमारे लिए कंसर्न भी है, ब्लेसिंग भी है एक्सपोर्ट कंपनियों के लिए। रियलिस्टिक पिक्चर ये कि हम पॉलिटिकली स्टेबल कंपनी इकोनॉमी में हैं, लेकिन हम घिरे हुए हैं सारी तरफ से पॉलिटिकल अनस्टेबल इकोनॉमी के साथ। रियलिस्टिक यही कंपनियां फंड रेज कर रही थी, रियलिस्टिक ये भी है कि बहुत सारे आईपीओ ओवर प्राइस्ड हुए थे। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों में से आप अपना रियलिस्टिक हिस्सा निकाल लीजिए और इस हिसाब से आप कॉल ले लीजिए। तो लॉजिकल होना कभी कभी ठीक है, लेकिन इतना भी ठीक है, सिचुएशन ख़राब होगी तो अपने आप पता चली जाएगी विद टाइम, और हमें ही अकेले नहीं पता ना, सबको पता है बात। ओके, जनरल इलेक्ट्रिक पावर इंडिया लिमिटेड, मलिक साहब मेरे ख्याल से कंपनी वो अरेवा TND वाली तो नहीं है ये, क्योंकि इसके नाम बहुत चेंज हुए हैं। अरेवा था, फिर ABB बना, फिर ABB का एक पावर बिजनेस निकला, फिर वो जनरल इलेक्ट्रिक में गया तो GE पावर बना, फिर GE पावर TND बना। तो मतलब इतने सारे कन्फ्यूज़न के बीच में अगर ये कंपनी ये सबको भी अगर साइड कर दूँ तो भी ये मल्टीनेशनल जाइंट है, अच्छी कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग की कंपनी है, हैवी, और दूसरा क्योंकि कैपिटल गुड्स का टेलविंड भी है जिसमें सीमेंस परफॉर्म कर रहा है, ABB परफॉर्म कर रहा है, श्नाइडर परफॉर्म कर रहा है, क्रॉम्पटन परफॉर्म कर रहा है, CG भी परफॉर्म कर रहा है, ट्यूब भी परफॉर्म कर रहा है, तो ये भी परफॉर्म करेगा। और कंपनी की क्वालिटी को लेकर ऐसा कोई सवाल अभी तक तो नहीं है, तो आप देख सकते हैं अदरवाइज़, और आराम से इस कंपनी के अंदर बने रह सकते हैं। चलिए फिलहाल इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी कल हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में। तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।